नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज रविवार है, लेकिन रविवार के दिन आमतौर पर मैं नहीं करता हूं, लेकिन आज मैंने सोचा रविवार को भी कर लिया जाए, क्योंकि चर्चा अब सारे दिन बराबर हो गए हैं। कोई हफ्ते का दिन रविवार शनिवार रह नहीं गया है। यहाँ तक कि कई बार तो कैलेंडर में देखना पड़ता है कि आज कौन सा दिन है। तो सबसे पहले हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं शिवकांत जी, लंदन से जुड़े हुए हैं। आप लोग पहले भी इनको इस चैनल पे भी देख चुके हैं और दूसरे चैनल्स पे भी देखते रहे हैं। और शिवकांत जी को बहुत सारे लोग उनकी आवाज से पहचानते हैं, क्योंकि बीबीसी हिंदी सर्विस के रेडियो एडिटर थे और मेरे बॉस थे जब मैं लंदन में था। शिवकांत जी, आपका स्वागत है। और बात जी तो कोरोना नमस्कार। पे करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थनीति उसके साथ जो चल रही है उस पर करेंगे। उससे पहले एक आग्रह कर लेता हूं दर्शकों के साथ कि आपसे आग्रह यह है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में घंटी भी बजा दें। और इस बातचीत के लिंक, इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्यादा लोग इस बात को सुन पाएंगे और उन्हें बात पसंद आएगी तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बात और है कि इस वक्त ये आप जानते हैं आलोक अड्डा में सत्यहिंदी.com पर भी करता हूं। तो सत्यहिंदी.com एक मुहिम है एक तरह से सच को सामने लाने की। और उस मुहिम में बहुत सारे लोगों ने साथ दिया है, ये आपको मालूम है। लेकिन अभी उसमें और सहयोग की, समर्थन की आवश्यकता है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे अपना सहयोग दे सकते हैं, समर्थन बढ़ा सकते हैं। तो उसको क्लिक करके देखें, आगे का रास्ता वहां मिल जाएगा। आज के किस्से पे आते हैं शिवकांत जी। एक तो कोरोना का संकट बार बार, क्योंकि जब हम भारत में बैठे देख रहे हैं, यहाँ ये उम्मीद हो रही है, लोग कह रहे हैं अब जब लॉकडाउन खुलेगा धीरे धीरे शुरू, एक तरह का स्केल डाउन का प्रोसेस शुरू हो गया है भारत में। महाराष्ट्र सरकार ने 3 तरह के जोन बनाने का ऐलान कर दिया है। बाकी राज्यों में इस पे डिबेट अभी चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई जान है तो जहान है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर अर्थव्यवस्था नहीं बचेगी तो जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, तो किसी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी को शुरू करने के रास्ते खोलने चाहिए। मगर इस वक्त जो सबसे बड़ी डिबेट मुझे लगता है हो रही है वो अमेरिका को देख रहे हैं लोग। भारत के लोग दुनिया के दूसरे देशों को देखते हैं, अमेरिका को, ब्रिटेन को, चीन को, तमाम लोग जगह देख रहे हैं। लेकिन अमेरिका में जो डिबेट चल रही है, और अमेरिका से जिस अंदाज में आज तो राष्ट्रपति ट्रंप ने वहां एक तरह से चीन को धमकी दे दी है, चेतावनी कह रहे हैं सभ्य शब्दों में, लेकिन धमकी जैसी है कि अगर सुधरे नहीं तो फिर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हो क्या रहा है? अमेरिका क्या कंट्रोल कर पाया है? अमेरिका में बात आ रही है, अमेरिका में, ब्रिटेन में ये इसका पीक आ गया, नीचे आ रही है बीमारी। क्या सचमुच ऐसा हो रहा है, या वो अंधेरे में हाथ पैर मारने को और आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, पीक तो निश्चित रूप से गवर्नरों की बात सुने जो राज्य चलाते हैं, 50 राज्यों के गवर्नर, तो मुझे लगता है लगभग सारे सारे एक मत हैं। पीक तो उनकी दृष्टि से तो आया नहीं। राष्ट्रपति ट्रम्प की नजर से पीक आ गया क्योंकि वो पीक को पहले देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पीक से आगे की चीज दिखाई दे रही है, वो है चुनाव। अब जिन लोगों ने मैडनेस ऑफ किंग जॉर्ज फिल्म देखी है और नहीं देखी है तो उनको देखने की जरूरत नहीं है। वो ट्रम्प के रोज के जो बयान है उन्हें देख लिया करें, तो वो मैडनेस ऑफ किंग जॉर्ज ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक दिन आप आते हैं और कहते हैं कि साहब, मैं जो मतलब ठीक है, जान है तो जहान है, लेकिन उससे पहले आजीविका है। तो मैं लोगों को जीत के नहीं मारना चाहता और मैं तो अर्थव्यवस्था खोलूंगा। तो आप अर्थव्यवस्था खोलने का मुझे अधिकार है, मैं उसका आदेश दे देता हूँ, इसका मैं आकलन कर रहा हूँ। अगले दिन डांट पड़ती है पीछे से डॉक्टरों की और स्वास्थ्य विभाग के लोगों की कि ये क्या कह दिया आपने। तो अगले दिन आप अपना राग बदल लेते और कहते नहीं नहीं, तभी अर्थव्यवस्था को खोलेंगे जब स्थितियां उसके लायक हो जाएंगी। मैं ये कह रहा था कि हर कोई अर्थव्यवस्था खोलना चाहता है, मैं भी खोलना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं। उसके बाद आप एक बयान देते हैं, कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास सारे अधिकार हैं। तो मैं तय करूंगा और मैं बताऊंगा कि कब कौन सा राज्य लॉकडाउन खोलेगा। अगले दिन वो सारे के सारे विद्रोह करते, वो कहते हैं आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले, ये तो जो अमेरिका का कानून है उसके खिलाफ, संविधान के खिलाफ, हमारा अधिकार है, हम करेंगे। तब कहते हैं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, गवर्नर लोग ही करेंगे, लेकिन मैं सुझाव दूंगा और मैं ये चाहता हूं कि लोग खोलें।
बात अड़ती चली जाती है और फिर आप इस स्थिति में आमादा हो जाते हैं कि आप इंडिविजुअल राज्यों को, जहां आप देखते हैं कि आपको वोट जीतना है, जो स्विंग स्टेट है जिसमें मिशिगन सबसे आगे है, मिनीसोटा है, वर्जीनिया है, तो वहां लोगों को आप कहने लगते हैं लिबरेट मिनीसोटा, फिर आप ट्वीट करते हैं लिबरेट मिशिगन, फिर आप कहते हैं लिबरेट किससे, आजादी किससे। ये तो बिल्कुल भारत वाली स्थिति हो गई है। भारत में तो जो विद्रोही लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, वो आजादी की मांग कर रहे थे, यहाँ राष्ट्रपति आजादी की मांग कर रहा है कि लोग अपने संविधान के सेकेंड अमेंडमेंट के अधिकार को का इस्तेमाल करें और बाहर निकलाएं सड़क पर और कहें कि हम तो जो है अपने जीवन को वापस बहाल करना चाहते हैं, हम लॉकडाउन से खुश नहीं हुआ। तो लोग आ गए सड़क के ऊपर। तो एक तरह से खुलेआम आप अराजकता को न्योता दे रहे हैं। अब वहां के कई अखबार, कई आलोचक, ठीक है, बात थोड़ी वो अजीब सी लग रही है, इसलिए थोड़ा शिवकांत जी आप तो उस विषय को गहराई से समझते हैं, लेकिन मेरे दर्शकों में बहुत सारे लोग हैं। अमेरिका की जो संरचना है, अमेरिका का जिस तरह का पॉलिटिकल ढांचा है, वो भी शायद उनके लिए थोड़ी समझने में बात आश्चर्यजनक है कि अमेरिका में के राष्ट्रपति को माना जाता है कि दुनिया का सबसे दमदार आदमी है, वो तो दूसरे देशों को भी धमकाता घूमता है और उसकी बात अपने देश में नहीं चलती है, राज्यों के गवर्नर नहीं सुनते हैं। ये बात यहाँ से सुनने में थोड़ी सी अजीब सी लगती है, तो थोड़ा सा इसको अगर वो खोल दें। अमेरिका अमेरिका की जो व्यवस्था है उसकी ताकत चेक्स एंड बैलेंसेस है। वहां राष्ट्रपति को सैद्धांतिक रूप से सारे अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति को कुछ मामलों में, जैसे बजट का मामला है, राष्ट्रपति बजट को अपने मनमानी जो है तरीके से ये नहीं कह सकता मैं यहाँ खर्च करूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। उसको युद्ध की स्थिति हो, संकट की स्थिति हो, वहां उसको पूरे अधिकार है। वो संसद से, कांग्रेस से या गवर्नर से बिना पूछे कार्रवाई कर सकता है। लेकिन उसको अगर बजट पास करना है, कहीं खर्च करना है, कोई और योजना बनानी है, तो जो दोनों सदन है उनसे परामर्श करना पड़ता है। वो प्रस्ताव करते हैं, तब उस पर वोट लगाता है। इसी तरह से जो 50 इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो राज्य है, वो अपने आप में एक तरह की स्वायत्त एंटिटी, वहां स्वायत्तता का सिद्धांत चलता है। तो वो सारी की सारी, कौन राज्य कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कब चालू करेगा, कब बंद करेगा, क्या कदम लेगा नहीं लेगा, ये गवर्नर और वहां की सरकारें तय करती हैं। राष्ट्रपति सीधे उस पर आदेश नहीं कर सकता, अनलेस अदरवाइज कि वहां गृह युद्ध की स्थिति आ गई हो या बाहर से कोई हमला हो रहा हो। तो जिस तरह की ये बात कर रहे हैं वो गैर संवैधानिक है और उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है। जी, अगर अदालत ये से भी ज्यादा शायद वहां लोग ये कह रहे हैं, जो मेरी बात हुई थी पिछले दिनों अपने पुराने साथी से, वो कह रहे हैं कि वहां का मनुष्य, जो वहां का आम नागरिक है, वो लिबर्टी को लेके, यानी आजादी को लेके, अपनी व्यक्तिगत आजादी को लेके बहुत ज्यादा सजग है और जहां कहीं भी उसे लगता है कि उस पर हमला हो रहा है, तो फिर वहां वो जिंदगी और मौत के सवाल के बराबर का सवाल हो जाता है। और शायद यही वजह है कि हजारों लोगों की या बल्कि लाखों लोगों यही की जिंदगी दांव पे होने यही के बावजूद यही राष्ट्रपति यही ट्रंप की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो कह दें कि पूरे देश को बंद किया जाए, लॉकडाउन किया जाए। ये बात भी सही है और वो करना भी नहीं चाहते, क्योंकि पूरे देश को लॉकडाउन करने का मतलब होगा जो थोड़ी बहुत आर्थिक गतिविधि चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। और उसके बाद जो ऑलरेडी हो चुका है वो इसी से घबराए हुए हैं कि नवंबर तक स्थिति कैसे सुलझेगी। अब देखें, कुल मिलाकर के 2 करोड़ 60 लाख लोग बेरोजगारी के भत्ते का आवेदन कर चुके हैं। जो अमेरिका के कुल जो रोजगार में जाने वाले लोग हैं, जितने रिकॉर्ड में हैं, उसका लगभग 1/4 या उससे ज्यादा है। ये तो बेरोजगारी की स्थिति है। अर्थव्यवस्था जो है वो तरह तरह के आंकड़े आ रहे हैं, आप जानते हैं। कोई कह रहा है 15% इस तिमाही में, कोई कह रहा है 10% डाउन जाएगी और फिर कब उभर के आएगी। तो ये बड़ी भारी समस्याएं हैं जिससे चुनाव पर असर पड़ेगा सीधा सीधा। और ये आपने सही, ये कमजोर नब्ज है, ये आपने सही पकड़ा कि वहां का आदमी निजी जो स्वतंत्रता है उसको लेकर बड़ा सजग है। इसीलिए तो वहाँ जो है हर साल देखिए कितने लोग गन के दुरुपयोग से मारे जा रहे हैं। इसके बावजूद गन कंट्रोल का कानून नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये हमारा जो है वो निजी अधिकार है, हम इस अधिकार को नहीं खोना चाहते। तो अगर उनको जरा सा कोई हवा दे दे
कि लॉकडाउन में जाना आपके निजी अधिकार का हनन है, तो वो सड़क पर निकल आएंगे। अब उनको यहाँ जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की भूमिका ये होनी चाहिए कि उसको सही संदेश पूरी जनता तक पहुंचाए कि लॉकडाउन किया जा रहा है वो किसी तानाशाही के तहत नहीं किया जा रहा, वो आप ही के भले के लिए, अर्थव्यवस्था के भले के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। अब मानने को कोई तैयार नहीं है तो बाद की बात होगी। क्या राष्ट्रपति ट्रंप की इच्छा है कि लोग ऐसा माने? और बल्कि एक बड़ा वहां का जो मॉल ग्रुप है, क्रॉसिंग मॉल, उसकी खबर आई है कि उसने कह दिया है कि कुछ भी हो लेकिन अब हम मॉल खोलने जा रहे हैं। बल्कि कई हजार एम्प्लॉयज उनके यहाँ काम करते हैं, और वो मॉल खोलना तो जैसे भारत में आज की तारीख में मुझे लगता है कोई सोच भी नहीं सकता है, न सामान्य इंसान न सरकार, कि कोई मॉल और सिनेमा हॉल खोलने की बात करेगा। तो अमेरिका में इस तरह की बात हो कैसे रही है? नहीं तो क्यों क्यों नहीं हो रही? क्योंकि राष्ट्रपति जब आपका शय दे रहा है तो मॉल की हिम्मत पड़ेगी पड़ेगी। और ये जाहिर सी बात है, जो मॉल के मालिक हैं उनका राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अच्छा सलूक है, तो वो उस शय पे काम करना चाहते हैं। ऐसी और बहुत से उद्योग होंगे जो खोलने को तैयार हो जाएंगे। सारी समस्या ये है कि किसी के पास अभी तक फौची साहब ने, जो के सीडीसी के डायरेक्टर हैं, और वो इस सारी जो जंग है कोरोना के खिलाफ उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। न कोई रोड मैप बनाया है कि आप अर्थव्यवस्था को खोलेंगे, अगर आवाजाही सीमित रूप से शुरू करेंगे तो उसका रूप क्या होगा, बचाव के क्या उपाय होंगे। ये जो लोग आपने एक बार टेस्ट कर, अभी तो स्थिति ये है कि बहुत कम लोगों का टेस्ट किया गया है। अभी जो अमेरिका में 7.5 लाख लोग जो पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, और लगभग 40,000 की मौत हो चुकी है। एक तो पहले उसके प्रतिशत का आंकड़ा, ये करीब करीब आपका 6 से 7% हो जाता है। शुरू में आपको याद होगा वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि ये ऐसी महामारी है जिसमें जो फेटेलिटी रेट है, जो मरने का जो प्रतिशत है, वो 1% के आसपास, जिसको बहुत बड़ा माना गया था। तो अगर उसी हिसाब से चलें तो अमेरिका में कम से कम जो 7-7.5 लाख की बात बताई जा रही है, करीब करीब 70 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं। तब जाकर के इस मौत के आंकड़े के साथ आप उसका समीकरण बैठा सकते हैं। तो क्यों नहीं पता है उनका? क्योंकि उनका टेस्ट नहीं किया गया। जिनका टेस्ट नहीं किया गया वो ऐसे ही घूम रहे हैं। अब उनसे आपका वायरस जो है रुक तो रहा नहीं है, वो फैलता जाएगा। फिर ये स्थिति आएगी कि शायद आपको लॉकडाउन करना पड़े, बंद करना पड़े। उसका आसान तरीका ये है जो जर्मनी ने या साउथ कोरिया ने पद्धति अपनाई थी, कि पहली बात तो आप लोगों के रैंडम टेस्ट करें, सड़क पर वैन ले आए, मोबाइल टेस्ट जिसके लिए कंपनियां जो है काम कर रही हैं, बहुत सी कंपनियों ने तैयार कर ली है। तो आप लोगों के रैंडम टेस्ट करें, उसके बाद जो पॉजिटिव निकले, और उसके फिर आप संकुल बनाएं, और फिर उन इलाकों को आप सीलबंद रखें, 2 हफ्ते तक देखें कि महामारी फैल नहीं रही है, बाकी स्थिति को आप जारी रहने दें। इसके अलावा आप जो लोग बीमार होंगे, जिनको बेड चाहिए, जिनको आईसीयू चाहिए, उनका इंतजाम करें। अब वहां तो स्थिति ये है कि गवर्नर और राष्ट्रपति के बीच इसी बात को लेकर के लड़ाई होती रहती है कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो पर्याप्त संख्या में है कि नहीं है, जो आईसीयू बेड है वो पर्याप्त संख्या में है, उनका इंतजाम कौन करेगा? गवर्नर कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से इंतजाम करूं? राष्ट्रपति कहता है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, गवर्नरों को करना चाहिए। तो ये तो हालत बची। तो एक तरह से पूरी अराजकता की स्थिति। और ये जिस तरह से आपने वर्णन किया, जो खबरें आ रही हैं, उनको देख के लग भी रहा है कि पूरी अराजकता की स्थिति है। लेकिन ये इससे अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें क्या संकेत लेना चाहिए, क्या संदेश लेना चाहिए? भारत में इस वक्त जो लोग लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं, कुछ जगह खुलना धीरे धीरे फेजेज में शुरू हो गया है। जैसे महाराष्ट्र में रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन 3 में बंटवारा होगा, ऐसा तय हुआ है। जबकि साथ में जो आज की खबरें हैं बहुत खतरनाक हैं। दिल्ली में करीब करीब सारे जिलों में हॉटस्पॉट बन गए हैं। तो ये बीमारी क्या ऐसा मानना चाहिए कि अभी हम जो टोटल 40 दिन के लॉकडाउन के बाद भारत खुलने की स्थिति में होगा, या अभी हमें और ज्यादा कड़ाई से एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, दो धारी तलवार है। आप अनिश्चित काल के लिए अर्थव्यवस्था को और देश को बंद नहीं रख सकते। कोई भी समाज अनिश्चित काल के लिए बंद रहने को तैयार ही नहीं होगा। मजबूरी एक वक्त स्थिति ऐसी आएगी कि समाज ही विद्रोह कर देगा आपके खिलाफ, तब आप क्या करेंगे? तो ऐसे में आपको एक सूझबूझ का तरीका, एक बीच का तरीका अपनाना होगा, और वो बीच का तरीका यही है कि आप इन सरकारों को पहले सोचना चाहिए था। सरकारों को पहले
टेस्ट करने की क्षमता अपनी बढ़ानी चाहिए थी। कंपनियों को आदेश देने चाहिए जनवरी से लेकर के अब आप अप्रैल का अंत आ गया, इन 4 महीनों में सिवा गाल बजाने के बहुत सी सरकारों ने कुछ नहीं किया है। और जब तक वो ऑर्डर देने पहुंचे टेस्ट के, तब तक पूरी दुनिया से ऑर्डर आ चुके थे। तब उसके बाद वो लाइन में है, अब उसको बढ़ा नहीं सकते। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे भी हो आप ऐसा टेस्ट ना हो जो कि लैब वाला टेस्ट है, जिसको कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है, पीसीआर टेस्ट। इसके अलावा जो दूसरे टेस्ट हैं, एंटीबॉडी टेस्ट हो या दूसरा कोई भी टेस्ट हो, आप टेस्ट करें और ये जानने की कोशिश करें कि वायरस किस तरह के लोगों में, समुदायों में, ग्रुप्स में फैल रहा है। वहां वहां लोगों से कहें कि आप सामाजिक मेलजोल बंद रखें, हॉटस्पॉट बनाएं, उनकी घेराबंदी करें। इसके अलावा बाकी जनजीवन को चलने दें, लेकिन बाकी जनजीवन को चलने के लिए भी आपको कुछ बेसिक एहतियात जो है वो अभी उनका प्रयोग करना होगा। जैसे ग्लव पहन के निकलना, मास्क पहन के निकलना, लोगों के बहुत ज्यादा करीब जाकर के बातचीत न करना, हाथ मिलाने का तो मतलब ही नहीं है। दूसरा कोई सामान लें तो उसको धोना, हाथ धोना। तो ये सारी चीजें आपको रोजमर्रा के जीवन में अपनानी पड़ेगी जब तक इसका टीका तैयार नहीं हो जाता। जब तक टीका तैयार नहीं हो जाता, 1 साल का वक्त है, 1 साल तक आपको जीवन शैली बदलनी। अभी 1 साल में भी टीका तैयार होगा इसकी कोई गारंटी तो दिखती नहीं है, आसार नजर नहीं आते हैं। आप एक चीज आपको याद दिलाऊं मैं, जब एड्स की बीमारी बहुत बड़ा प्रकोप के तौर पे फैल रही थी, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स की समस्या और संकट था, बहुत महंगी हुआ करती थी वो दवाएं। उस वक्त भारत की कुछ दवा कंपनियों ने एक तरह से, कहते हैं एथिकल विद्रोह कह सकते हैं उसे, किया और कहा कि हम पेटेंट और ट्रेडमार्क का पालन नहीं करते हुए इसको तोड़ेंगे, क्योंकि गरीबों तक ये दवा पहुंचनी बहुत जरूरी है, अफ्रीका के गरीब मुल्कों के लिए खास तौर पे, और वरना ये बीमारी हमको भी खाएगी अंत में आके। क्या इस वक्त ऐसा नहीं लगता है कि इस टेस्ट को लेकर भी उस तरह की किसी पहल की जरूरत है कि सभी दवा कंपनियां उस टेस्ट का रेप्लिका बनाएं और वो चालू हो जाएं? और सरकार ये कर सकती है कि अपने लोगों को कहें कि भाई आप सारी कंपनियां सिर्फ टेस्ट किट बनाइए, इस समय और दवाएं कुछ कम कर दीजिए। नहीं, ये तो कह सकती है। ये तो मतलब अमेरिका में तो बल्कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी कंपनी को बुला के ये कह सकता है। आप विमान निर्माता कंपनी को बुला के ये कह सकते हैं कि आज से आप विमान तो बंद करेंगे और उसकी जगह वेंटिलेटर बनाएंगे, तो उनको वेंटिलेटर बनाना पड़ेगा। ये बार बार इस बात को लेकर बहस हुई है और ट्रम्प बराबर ये कहते रहे हैं कि मेरे पास ये अधिकार है, लेकिन मैं बिना कहे ही जो है बाकी जो कंपनियां हैं वो मान रही हैं, इसलिए मैं क्यों करूं, मैं जी। उसका इस्तेमाल करूं। एक इसलिए एक उन्होंने बात ये इस्तेमाल भी लगती है आपको कि बहुत अमेरिका के संदर्भ में ये दबाव बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना संभव नहीं है, क्योंकि वहां की राजनीति में जो कॉरपोरेट पूंजी है उसकी भूमिका भी बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़ी हुई है। वहां तो कहा ही जाता है भाई ये फलानी लॉबी के राष्ट्रपति हैं, ये फलानी लॉबी के उपराष्ट्रपति हैं। कौन से कॉरपोरेट आपको समर्थन दे रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। शायद इसलिए भी वो बात है। दबाव बनाना संभव नहीं है। ये बात तो है। ये तो मतलब ट्रम्प साहब की कमजोरी है कि अगर उनके फंडर्स में से कुछ कॉरपोरेट, लेकिन देखिए 2 पार्टियां हैं, 2 पार्टी सिस्टम है। जहां कुछ लोग ऐसे होंगे जिससे आपको ये डर हो कि साहब इन पर मैं दबाव डालूंगा तो मेरी फंडिंग बंद हो जाएगी। वहीं कुछ कॉरपोरेट्स ऐसे भी हैं जो आपके समर्थक नहीं है। अगर आपको लगे कि वो इस बात के लिए तैयार है तो आप उन पर दबाव डाल सकते हैं, वो हो सकता है आपकी तरफ हो जाए। तो ये चेक्स एंड बैलेंस तो चलता रहता है। ये तो राजनीति का खेल है। ये ट्रम्प साहब फिर है राष्ट्रपति किस लिए, वो जी। किस खेत की मूली है, उनको यही सब देख करके और संतुलन बना के चलना चाहिए। हम्म। तो ये तो हो गई बात अमेरिका की। अब अगर इसी बात को भारत के संदर्भ में लाया जाए, क्या भारत में ये संभव है जैसी हमारी जरूरत है? क्योंकि आपने जो आंकड़ा अभी बेरोजगारी के संदर्भ में, क्योंकि जिस आंकड़े की चर्चा हुई, हम लोग जब भारत में गिनते हैं ना, वहां कहा गया था उस वक्त, अभी पिछले हफ्ते 22 मिलियन का आंकड़ा आया था जॉबलेस क्लेम्स का। अभी आपने 26 मिलियन या 2,60,00,000 का नंबर दिया। उसको वो कॉन्टेक्स्ट में या संदर्भ के साथ तब जुड़ा जब आपने कहा कि ये लगभग 20-25% वहां के टोटल रोजगार में शामिल लोगों का नंबर है। यानी 1/4 लोग बेरोजगार हो गए हैं। वरना भारत में 135 करोड़ का देश है, उसे लगता है 2-2.5 करोड़ आदमी बेरोजगार है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। यहाँ तो हर समय 2.5 करोड़ आदमी बेरोजगार रहता है। तो ये बात तो इसलिए 25%
अमेरिका की वर्किंग आबादी का, रोजगार में रहने वाले लोगों में से 25% लोग, और ये 25% का आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान दीजिए आप लोग, कि जो 1930 की महामंदी है उसमें भी 25% लोग ही बेरोजगार हुए थे। और मैं ये बात पिछले 2-4 दिन से कह रहा हूं। 1 महीने पहले कहा जा रहा था कि साहब जो कोरोना का संकट है ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा संकट है। अब हर आदमी मानता है कि ये विश्व युद्ध से कई गुना बड़ा संकट है, ये पिछले दूसरे विश्व युद्ध से कई गुना बड़ा संकट है। अब लोग कह रहे हैं कि ये 1930 की महामंदी के बाद की सबसे बड़ी आर्थिक घटना या आर्थिक संकट है। ऐसा नहीं, भी हो मैं सकता है मानता हूँ। क्या कि अगले कुछ दिनों में कहा जाए कि 1930 की आर्थिक मंदी से भी बहुत बड़ा संकट है? नहीं 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 नहीं, कहा जा रहा है। हम्म। क्यों कहा जा रहा है, उसकी वजह ये है कि 1930 की आर्थिक महामंदी में 2 साल के बाद, 2 साल की लगातार मंदी के बाद 25% लोग बेरोजगार हुए थे, उन्होंने रोजगार हुए थे। जी। यहाँ 2 महीने के भीतर, बल्कि कुछ हफ्ते के भीतर ऐसा हो गया। तो इतनी तेजी से आर्थिक गतिविधि में इतनी भारी गिरावट दुनिया के इतिहास में इससे पहले नहीं देखी गई। तो ये उस मामले में अपने आप में एक अनूठी घटना है। तो अब और तक इस मतलब घटना, जितने भी पैरामीटर्स पे हम देख रहे हैं शिवकांत जी, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा संकट हम कह सकते हैं। ये शास्त्रों में जिसे प्रलय कहा जाता है, ये प्रलय का एक ट्रेलर ही मान सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल मान सकते हैं। और इससे एक बात और साबित होती है कि ये बहुराष्ट्रीय दुनिया, हमने जितना भी विकास किया, हमने जितनी भी योजनाएं बनाई, जितनी भी दूरदृष्टि हासिल की, कंप्यूटर शक्तियां हासिल की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई, हमने, हो सकता है कि जो जासूसी एजेंसियां हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फोरकास्टर्स हैं उन्होंने ऐसा कहा हो कि इस तरह का संकट आ सकता है, लेकिन कोई सरकार किसी भी स्तर पर इस तरह के संकट के लिए तैयार नहीं थी। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। अभी तक इतने बड़े पैमाने पर ऐसे संकट के लिए कोई तैयारी तैयारी थी ही नहीं। इसका मतलब ये है कि नई दुनिया को नए सिरे से सोचना होगा और एक ऐसी व्यवस्था कायम करनी होगी। आप बात कर रहे हैं WHO के फंड को बंद करने की, जी। होना ये चाहिए। WHO के जो अधिकार क्षेत्र है उसको फैलाएं, उसको कुछ ताकत दें, ताकि इस तरह के जो संकट भविष्य में आने वाले हैं उसकी सूचना उसके पास पहुंचे और वो एक्ट कर सके उसके ऊपर। उसके लिए फंडिंग की जरूरत है। सबको मिलाकर के फंडिंग बढ़ानी चाहिए कि आप फंडिंग बंद करने की बात कर। जी, ये सही कह रहे हैं आप। और अब मैं शिवकांत जी की बात को खत्म करूंगा क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन और इतनी बात एक बार में जज्ब भी हो जाती है, ये भी एक वजह है। आपने जो कहा कि देखिए अब नए नए अंदाज में दुनिया को देखने का वक्त आ गया है, हमको एक नए तरीके से देखना पड़ेगा हर चीज को। और WHO ही नहीं, दुनिया के सारे ढांचे पे पुनर्विचार की जरूरत होगी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, कूटनीति पर, अर्थनीति पर। और जिस अंदाज में हम लोग अभी तक लड़ाई की तैयारी करते रहे हैं, युद्ध की तैयारी, तमाम देश सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं कि हमारे पास कितना हथियार है, कितने बम हैं, हम पड़ोसियों से कैसे निपट सकते हैं। उसके बजाय शायद अब एक एक देश को या पूरी दुनिया को मिलकर ये हिसाब जोड़ना पड़ेगा कि हम किसी बड़ी बीमारी से कैसे लड़ सकते हैं। क्या हम अकेले अकेले लड़ेंगे, क्या हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे? और ऐसे में क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन उतना बड़ा संगठन, उतना महत्वपूर्ण संगठन नहीं होना चाहिए जितना बड़ा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ है, या उसकी सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, जिसमें एक सीट के लिए वर्षों से भारत का दावा चल रहा है और उसके खिलाफ दूसरी तरफ से लामबंदी चल रही है। एक शेर है बशीर बद्र का, बहुत पुराना, और आमतौर पर यह बहुत खराब अर्थों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। वो बड़े शहरों के लोगों के चरित्र पर एक टिप्पणी की तरह है, लेकिन इस दौर में ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल माकूल है। आप उसे थोड़ा पॉजिटिवली लें तो वो काम आएगा। उस शेर को सुनाने से पहले मैं एक बार फिर आग्रह करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी भी बजा दें साथ में, और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें। मुझे यकीन है कि इस बातचीत से उनको भी काफी कुछ नई जानकारियां मिलेंगी। और वो शेर बशीर बद्र का,
कोई हाथ भी न बढ़ाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो ये नए मिजाज का शहर है, इसमें फासले से मिलने का की रिवायत हो गई है। अब ये शहर नहीं, दुनिया ऐसी हो गई है। और भारत में तो हाथ मिलाना, नमस्ते करना, हाथ जोड़ के, ये हमारी परंपरा में था। लेकिन विदेशों में, खासतौर पे पश्चिमी दुनिया में, तो गले मिलने का ही रिवाज था। वो मिलना, सामने आमतौर पर लोग हग करते हैं, गले मिलते हैं। लेकिन अब ये सब कुछ बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। और शिवकांत जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस अच्छी बातचीत के लिए। और आपका भी दर्शकों धन्यवाद। से भी मैं इजाज़त चाहता हूँ और आपसे एक आग्रह फिर करूँगा, अपना ख़्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, किसी से हाथ मत मिलाइए, थोड़ा फ़ासले से मिलिए और किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का कोई भी मौका आपके सामने हो, जितना कर सकते हैं उतना ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।